नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रुद्र यस एकेडमी। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे केमिस्ट्री अर्थात रसायन विज्ञान के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों की दोस्तों जो कि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार दोस्तों जीएस के रूप में अर्थात जनरल साइंस के पोर्शन के रूप में दोस्तों पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, हम लोग केमिस्ट्री के रसायन विज्ञान के कुल 500 प्रश्नों की चर्चा कर रहे हैं और दोस्तों अभी तक हमने प्रीवियस 2 वीडियो में दोस्तों 30 प्रश्नों के सेट को दोस्तों हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया और उसे समझने की कोशिश भी की दोस्तों। तो इसके बाद आज की इस वीडियो में तीसरे एपिसोड में दोस्तों हम 30 अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, यदि आप भी जीएस, जीके और दोस्तों हिंदी जैसे सब्जेक्ट्स की क्लासेस करना चाहते हैं तो दोस्तों आज ही हमारे चैनल पर जुड़िए दोस्तों और सभी सब्जेक्ट के दोस्तों टॉपिक वाइज और दोस्तों प्लेलिस्ट आज ही पाइए। तो दोस्तों, हमारे चैनल को इस वीडियो को शुरू करने से पहले जल्दी से लाल बटन को दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपके पास वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ बिना कुछ समय गवाए। तो दोस्तों आपके सामने प्रश्न है कि निम्न में से कौन रेडियो सक्रिय किरण हीलियम नाभिक के समकक्ष होता है। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन है, उन ऑप्शंस में से आपको बताना है कि वह कौन सा ऐसा किरण है दोस्तों जो कि रेडियो सक्रिय किरण है और हीलियम नाभिक के वह समकक्ष होता है। तो दोस्तों अपने ऑप्शन नंबर की तरफ चलते दोस्तों। तो आपके सामने दोस्तों जो ऑप्शन है वह है अल्फा किरणें, गामा किरणें, बीटा किरणें या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये जो अल्फा किरणें होती हैं दोस्तों, यह अल्फा किरणें हीलियम के नाभिक के समकक्ष होती हैं। दोस्तों बात हीलियम की जा रही है। तो दोस्तों हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, एटॉमिक नंबर कितना होता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, हीलियम जो होता है दोस्तों इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है और दोस्तों हीलियम एक निष्क्रिय या फिर अक्रिय गैस कह दोस्तों उस श्रेणी में आती है, अर्थात दोस्तों यह गैस किसी अन्य के साथ क्रिया नहीं करती, क्योंकि यदि आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री का रसायन विज्ञान का बेसिक रूल कि जिन तत्वों की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण होती है वे तत्व किसी दूसरे के साथ क्रिया नहीं करते हैं। तो हमने आपको बताया भी था कि उनके जो परिधि है उनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, 8, 18, 32 की यदि श्रेणी में होंगे दोस्तों तो वो जो तत्व होंगे दोस्तों वह क्या होंगे, कभी भी क्रिया नहीं करेंगे। तो दोस्तों ये जो हीलियम है, हीलियम के जो कक्षाओं में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है यह पूर्ण रूप होते हैं, इसीलिए हीलियम क्या है, एक अक्रिय गैस है अर्थात एक निष्क्रिय गैस के रूप में है। अब दोस्तों जो हीलियम का नाभिक है किसके समकक्ष होता है दोस्तों, तो अल्फा किरणों के समकक्ष होता है, इसलिए दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा वह बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों यदि आप भी ऐसे ही पीडीएफ को जो भी क्लासेस चलती हैं उसे पाना चाहते हैं दोस्तों तो हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए और दोस्तों दिए गए नंबर जो चैनल का है दोस्तों उस पर व्हाट्सएप कीजिए और दोस्तों वहां पे ग्रुप में आपको जितनी भी क्लासेस होती हैं सभी की दोस्तों पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है। आगे बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है कि किस वैज्ञानिक ने जो ये गामा किरणें हैं दोस्तों, अल्फा, बीटा, गामा, आप लोगों ने किरणों के नाम सुने होंगे। तो दोस्तों ये रेडियो एक्टिव किरणों के रूप में जानी जाती हैं। तो दोस्तों ये गामा किरणें हैं इनकी खोज किसने की थी। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन है कि दोस्तों ये गामा किरणों की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए विलार्ड, बी रदरफोर्ड, सी डाल्टन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों रदरफोर्ड के द्वारा दोस्तों क्या किया गया था कि यह जो गामा किरणें हैं इनकी खोज की गई थी। बात रदरफोर्ड की आ रही है तो रदरफोर्ड के संदर्भ में जब हम आपको परमाणु के नाभिक के बारे में पढ़ा रहे थे, न्यूक्लियस ऑफ द एटम के बारे में पढ़ा रहे थे, तब भी हमने चर्चा की थी
कि जो परमाणु का नाभिक होता है, एटम का न्यूक्लियस होता है, उसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? तो यही रदरफोर्ड महोदय ने खोज किया था। साथ में परमाणु का नाभिक धनावेशित होता है, इसके बारे में भी पता लगाने का श्रेय जाता है आपके किसको? रदरफोर्ड को। रदरफोर्ड ने ही परमाणुविक जो थ्योरी है, परमाणु जो सिद्धांत है, उसको भी दिया है। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका है कि अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की? अभी हमने बताया गामा किरणों की, तो गामा किरणों की खोज आपने जान लिया कि रदरफोर्ड ने, लेकिन जो दो अन्य किरणें बची अल्फा और बीटा, तो दोस्तों अल्फा बीटा गामा, दोस्तों इनका सिंबल भी ध्यान रखिए। यह अल्फा का साइन है, यह बीटा का साइन है, और दोस्तों यह जो है यह गामा का साइन है। तो अल्फा बीटा गामा जो दोस्तों किरणें हैं, उनमें से अल्फा और बीटा की किरणों का खोज किसने किया था? तो आपके सामने दोस्तों ऑप्शन है रोंटजन, विलार्ड, रदरफोर्ड, या फिर दोस्तों आपके सामने ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, इन सभी का चाहे अल्फा बीटा गामा हो, तीनों के दोस्तों खोज का श्रेय किसे जाता है दोस्तों? तो तीनों के खोज का श्रेय जाता है आपके रदरफोर्ड के पास। अर्थात दोस्तों रदरफोर्ड ने ही अल्फा किरणों को, गामा किरणों को और बीटा किरणों को खोजने का श्रेय उनके नाम पर जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने है कि रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं? दोस्तों ये जो रेडियोधर्मी तत्व है जिनमें रेडियोएक्टिवता पाई जाती है, वो किसका उत्सर्जन करते हैं दोस्तों? तो आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन क्या है? पराबैंगनी किरणों का, अवरक्त तरंगों का, रेडियो तरंगों का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रहे दोस्तों, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अर्थात दोस्तों जो रेडियोधर्मी तत्व हैं, निम्नलिखित जो ऑप्शन दिया गया है, चाहे पराबैंगनी किरणें हो जिसको हम लोग अल्ट्रावायलेट रेज कहते हैं, रेडियो वेव्स हो, या फिर अवरक्त रेज हो दोस्तों, इनमें से किसी का भी वो उत्सर्जन नहीं करती हैं। इसीलिए दोस्तों जो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा वह क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने है कि रेडियोधर्मिता का यूनिट क्या है? दोस्तों रेडियोधर्मिता का यूनिट क्या है? तो आपके सामने ऑप्शन है क्यूरी, फर्मी, कैडेला, या फिर दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये जो रेडियोधर्मिता का यूनिट होता है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा क्यूरी। दोस्तों जो क्यूरी है यह रेडियोधर्मिता का यूनिट माना जाता है। किसको दोस्तों? क्यूरी को। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में, खासकर इकाइयों, मापों और जो सिंबल्स होते हैं उनसे प्रश्न कई बार बनते रहे। जिन प्रतियोगी परीक्षाओं के स्तर सामान्य होते हैं उनमें बेसिक लेवल के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बनते हैं, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना होगा। आगे बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है कि किसी परमाणु के स्थायी नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या होती है। मतलब दोस्तों कोई एक ऐसा परमाणु है जिसमें स्थायी नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या होती है, तो वह कितनी होती है यह आपको बताना है। तो दोस्तों आपके सामने जो ऑप्शन है दोस्तों, तो आपके सामने ऑप्शन क्या क्या है दोस्तों कि किसी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है? तो आपके सामने ऑप्शन है न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर, न्यूट्रॉनों की संख्या से अधिक, न्यूट्रॉनों की संख्या से कम, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा न्यूट्रॉनों की संख्या से कम। दोस्तों किसी स्थायी परमाणु के नाभिक में जो प्रोटॉनों की संख्या होगी वह कितनी होगी? न्यूट्रॉनों की संख्या से कम होगी। अब देखिए दोस्तों, हमने जब आपको एटम के बारे में पढ़ाया था तभी बताया था कि हमारा जो परमाणु होता है, जो एटम होता है, उसके केंद्रक में दो मौलिक कण एटम के निवास करते हैं, वह आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज एंड न्यूट्रॉन के ऊपर नो चार्ज, व्हाइल द रिमेन्स
इलेक्ट्रॉन हैव निगेटिव चार्ज, मतलब कि जो बाकी बचा हुआ इलेक्ट्रॉन है आपका वह कक्षाओं में भ्रमण करता है, घूमता रहता है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर दोस्तों माइनस चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है, अर्थात ऋण आवेश होता है। इसलिए दोस्तों ध्यान रखिएगा इस प्रश्न का उत्तर कि किसी स्थायी परमाणु का जो नाभिक होता है उसमें जो प्रोटॉनों की संख्या होगी वह क्या होगी, न्यूट्रॉनों से कम होगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न क्या कहता है दोस्तों कि रेडियो सक्रिय परिवर्तन में भाग लेता है। रेडियो सक्रिय परिवर्तन में भाग कौन लेता है? तो दोस्तों दिए गए ऑप्शन के अनुसार आप उत्तर दे दीजिए। ऑप्शन क्या है दोस्तों कि परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, या फिर परमाणु का नाभिक भाग लेता है, या फिर परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन और परमाणु के नाभिक दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा जब भी रेडियो सक्रिय परिवर्तन होगा तो उस समय जो परमाणु का नाभिक होगा, न्यूक्लियस ऑफ द एटम होगा दोस्तों, वह क्या करेगा, भाग लेगा। ध्यान रखिएगा किसमें, रेडियो सक्रिय परिवर्तन में। इसलिए दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है कि रेडियो सक्रियता किसका गुण है। तो भैया ये जो रेडियो सक्रियता है तो आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन क्या क्या है आइए इसको भी देख लेते हैं दोस्तों। तो ये जो रेडियो सक्रियता है ये आपके सामने ऑप्शन दे दिए गए हैं। ऑप्शन क्या क्या है, इलेक्ट्रॉनों का गुण है, प्रोटॉनों का गुण है, न्यूट्रॉनों का गुण है, या फिर आपके नाभिक का गुण है। तो दोस्तों इन चारों में से आपको बताने हैं कि रेडियो सक्रियता किसका गुण है। दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कि ये जो रेडियो सक्रियता है यह दोस्तों परमाणु का जो नाभिक होता है यह उसका गुण है। किसका दोस्तों, एटम का जो न्यूक्लियस होता है दोस्तों वह रेडियो सक्रियता के गुण को दर्शाता है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने कि रेडियो धर्मिता की खोज किसने की, किस व्यक्ति के द्वारा दोस्तों ये जो रेडियो धर्मिता है इसकी खोज की गई। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन क्या क्या है दोस्तों उसको भी देख लेते हैं। ऑप्शन है रदरफोर्ड, हेनरी बेक्वेल, रोइजनस्टीन एंड आइंस्टीन। दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हेनरी बेक्वेरेल। दोस्तों हेनरी बेक्वेरेल के द्वारा दोस्तों ये जो रेडियो धर्मिता है इसकी खोज की गई थी। और दोस्तों इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर जो बी है हेनरी बेक्वेरेल, उसकी खोज का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और वहीं पर दोस्तों ये प्रश्न ये घुमाकर पूछ दे कि हेनरी बेक्वेरेल ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी, तो ध्यान रहे रेडियो धर्मिता की खोज की थी। तो प्रश्न कैसे भी पूछे, कान को कैसे भी पकड़ना हो, कान पकड़ना आना चाहिए, अर्थात प्रश्न का उत्तर आना चाहिए। प्रश्न कैसे भी पूछे, कितना भी घुमा के पूछे, डोंट केयर। अगला प्रश्न अगला क्या कहता है भाई कि परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया था। दोस्तों तो ये जो परमाणु संरचना का मॉडल है, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, किसके द्वारा यह विकसित किया गया था भैया। तो आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन क्या क्या है आइए देख लेते हैं। ऑप्शन है आपका एल्फ्रेड नोबेल, फेराडे, बोहर तथा फेराडे, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो परमाणु संरचना का मॉडल बनाया गया था यह बनाया था दोस्तों बोहर और फेराडे के द्वारा। किसकी दोस्तों संरचना, परमाणु की संरचना किसने बनाया, बोहर और फेराडे ने। आगे बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है कि न्यूनतम पारगम्य शक्ति किरण कौन सी है। न्यूनतम पारगम्य शक्ति किरण कौन सी है दोस्तों। तो आपके सामने ऑप्शन है अल्फा किरण, उसके बाद दोस्तों ऑप्शन है गामा किरण, बीटा किरण, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा अल्फा किरण। दोस्तों सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, अल्फा किरण था। दोस्तों जो अल्फा किरण है इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर जो ए है दोस्तों इसका सही उत्तर माना जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों जो आपके सामने है कि समस्त रेडियो सक्रिय पदार्थ क्षय होने के पश्चात की किसमें अंतिम रूप में बदल जाता है।
समस्त रेडियो सक्रिय पदार्थ क्षय होने के पश्चात यह किसमें बदल जाते हैं? तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन है कोरेंडम, सीसा, कैडमियम या फिर जस्ता। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से वह कौन सा ऐसा रूप है जो कि रेडियो सक्रिय पदार्थ के क्षय होने के पश्चात वह इस रूप में बदल जाता है? तो हमने आपको ऑप्शन बता दिए। ऑप्शन के अनुसार तो जिसका सही उत्तर होगा वह होगा सीसा। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में जो उल्लिखित सीसा है इसका सही उत्तर वह माना जाएगा, जो कि रेडियो सक्रिय पदार्थ क्षय होने के पश्चात वह सीसे के रूप में बदल जाते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि गामा किरणें क्या होती हैं? अभी गामा किरणों की हम लोगों ने चर्चा की। अल्फा, बीटा, गामा जो किरणें होती है दोस्तों यह किसके द्वारा खोज की गई थी? तो रदरफोर्ड के द्वारा। दोस्तों आपके सामने ऑप्शन है कि जो गामा किरणें हैं यह क्या होती हैं? तो दोस्तों बाहरी अंतरिक्ष में आने वाले आवेशित कण होते हैं गामा किरणें, या फिर बाहरी अंतरिक्ष में आने वाले अनवेशित उच्च ऊर्जा युक्त किरणें होती हैं, या फिर रेडियो सक्रिय पदार्थों द्वारा उत्सर्जित उच्च ऊर्जा युक्त किरणें होती हैं, या फिर दोस्तों आपके सामने ऑप्शन है कि रेडियो सक्रिय पदार्थों द्वारा उत्सर्जित अनवेशित किरणें होती हैं। क्या होती हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 में वर्णित कि रेडियो सक्रिय पदार्थ। कोई भी ऐसा पदार्थ जो रेडियो सक्रिय होगा उससे उत्सर्जित जो उच्च ऊर्जा युक्त किरणें होती हैं दोस्तों वह कौन सी किरणें होती हैं? वह गामा किरणों के रूप में जानी जाती हैं। आप लोगों ने हल्क को सुना होगा ना, हल्क को किसका हुआ था? गामा किरणें, ठीक है, गामा रेज। खैर आगे बढ़ते हैं कि बीटा किरणें किस प्रकार का आवेश वहन करती हैं? जो बीटा किरणें होती हैं, अल्फा बीटा में जो बीटा किरणें इनमें के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? तो आपको ये बताना है, आपको बड़ा सिंपल सा है भाई। तो आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन क्या क्या है भाई? धनात्मक, ऋणात्मक। दोस्तों ऑप्शन क्या क्या है ध्यान से सुनिएगा। ऑप्शन है दोस्तों धनात्मक चार्ज होता है अर्थात पॉजिटिव चार्ज होता है, ऋणात्मक चार्ज अर्थात निगेटिव चार्ज होता है, शून्य आवेश अर्थात कोई चार्ज नहीं होता, या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जो बीटा किरणें होती हैं उनके ऊपर कौन सा चार्ज होता है? निगेटिव चार्ज होता है, अर्थात इनके ऊपर दोस्तों आपका कौन सा चार्ज होता है? ऋणात्मक आवेश होता है। किनके ऊपर? बीटा किरणों के ऊपर। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होती है? आपको जो दिए गए हैं ऑप्शन उनमें से बताना है कि किसमें ऋण आवेश होता है। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन क्या क्या है दोस्तों? तो अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमने अभी तुरंत बताया कि जो बीटा किरणें होती हैं दोस्तों इनके ऊपर कौन सा आवेश होता है? ऋण आवेश होता है, अर्थात निगेटिव चार्ज होता है। इसलिए दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर जो बी होगा वह क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। इन अल्फा बीटा गामा किरणों की खोज किसने की थी? फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, रदरफोर्ड ने किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से किसके उत्सर्जन से संभारिक का निर्माण होता है? अर्थात यह कौन सा जो चारों ऑप्शन है उनके उत्सर्जन से संभारिक का निर्माण होगा? तो दोस्तों आपके सामने जो ऑप्शन है उनमें से उत्तर आपको बताना है। अल्फा किरणों के उत्सर्जन से संभारिक का निर्माण होता है कि बीटा किरणों के, कि गामा किरणों के, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों जो बीटा किरणें होती हैं इनके उत्सर्जन से किसका निर्माण होता है? संभारिकों का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों ध्यान में रखेंगे किसके उत्सर्जन से? बीटा किरणों के। बीटा किरणों के ऊपर कौन सा आवेश? ऋण आवेश अर्थात निगेटिव चार्ज। खोज किसने किया? रदरफोर्ड ने किया। तो इस प्रकार से आप बार बार रिपीट करेंगे। देखिए कोई भी चीज याद ना हो तो उसके दो चीजें हैं। पहला उसको लिखिए, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार लिखिए। जितनी बार लिखेंगे आपके माइंड में वो उतनी बार अच्छी तरीके से बैठ जाएगा। तो उन चीजों को लिखिए भैया। तो इसका भैया अब अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न क्या कहता है? तो दोस्तों
निम्न में से किसके उत्सर्जन से किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बढ़ जाता है? एक बढ़ जाता, मतलब यह चारों ऑप्शन में से किसका उत्सर्जन होगा तो उस तत्व का जो परमाणु क्रमांक होगा, एटॉमिक नंबर होगा, वह क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ये आपको बताना है। तो भैया आप बता दीजिए, ऑप्शन की तरफ चलते हैं हम। आप लोग बहुत तेज आदमी हैं, तो ऑप्शन क्या है? अल्फा कण, बीटा कण, गामा कण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो बीटा कण होता है, जब इसका उत्सर्जन होता है तो उस तत्व का परमाणु क्रमांक में एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो इस चीज को आपको मेरे दोस्त ध्यान में रखना है कि बीटा कण के उत्सर्जन की स्थिति में उस तत्व के परमाणु क्रमांक में क्या होगा? उसके इलेक्ट्रॉन में उसकी एक संख्या क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है भैया कि यह जो बीटा किरणें होती हैं, यह बीटा किरणें किसकी बनी होती हैं? तो आपके सामने ऑप्शन है धन आवेशित कणों की, ऋण आवेशित कणों की, और दोस्तों आपके सामने दो अन्य ऑप्शन है उदासीन कणों की या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भैया हम आपको पहले ही बता चुके हैं, एक बार नहीं कई बार बता चुके हैं कि दोस्तों ये जो बीटा किरणें होती हैं, इन बीटा किरणों के ऊपर कोई भी जो आवेश होता है वह कौन सा आवेश होता है? निगेटिव चार्ज होता है, अर्थात ऋण आवेश होता है। इसलिए दोस्तों यह किसकी बनी होती हैं? ऋण आवेशित कणों की बनी होती हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि जो ये अल्फा किरणें होती हैं, इनके ऊपर कौन सा आवेश होता है? बीटा किरणों के बारे में तो बात तो हो गया, लेकिन अल्फा किरणों के ऊपर कौन सा आवेश होता है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो भैया आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन क्या है कि 2 इकाई धन आवेश होता है, इकाई ऋण आवेश होता है, इकाई धन आवेश होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा कि जो अल्फा किरणें होती हैं इनके ऊपर 2 इकाई धन आवेश होता है। क्या होता है भाई? 2 इकाई धन आवेश होता है। यदि सिंपल धन आवेश और ऋण आवेश में से दिया हो तो ध्यान रखिएगा इनके ऊपर धन आवेश होगा। कितनी इकाई होगा? 2 इकाई होगा। इसलिए यह इकाई मान भी आपको ध्यान में रखना होगा। किसके ऊपर चार्ज होता है? अल्फा किरणों के ऊपर। आगे बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है कि नाभिक से निकलने वाले विकिरणों में किसकी वेधन क्षमता सबसे ज्यादा होती है? अल्फा बीटा गामा हमने आपको बताया। तो ये जो अल्फा बीटा गामा किरणें होती हैं यह किसी परमाणु के नाभिक से निकलती हैं। तो परमाणु के नाभिक से निकलने के पश्चात वह कौन सी किरणें हैं जिनके वेधन क्षमता सबसे ज्यादा होती है? तो दोस्तों आपके सामने मैं ऑप्शन रख रहा हूं, आप लोग जल्दी से बता दीजिए। अल्फा किरणों की होती हैं कि गामा किरणों की होती हैं कि बीटा किरणों की होती हैं कि इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा जो गामा किरणें होती हैं दोस्तों, यह परमाणु के नाभिक से उत्सर्जन होने के पश्चात इनकी जो वेधन क्षमता होती है वह बहुत ज्यादा होती है। इसलिए दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वह क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों कि पृथ्वी की आयु का आकलन कैसे किया जाता है? हम लोग कैसे पता लगाते हैं कि जो पृथ्वी की आयु है अर्थात पृथ्वी कितने साल पहले रही होगी, कितने साल पहले इसकी उत्पत्ति हुई है, ये सभी आकलन हम पृथ्वी के संदर्भ में कैसे लगाते हैं? तो इसके बारे में जानकारी हम लोगों को पता होना चाहिए भैया। तो कैसे पता करेंगे? तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन है, बताइए हमको देख के। ऑप्शन क्या क्या है कि यूरेनियम डेटिंग से पता लगाते हैं, कार्बन डेटिंग से लगाते हैं, कि परमाणु घड़ित लगाते हैं, या फिर जैविक घड़ित लगाते हैं। तो दोस्तों जो यूरेनियम डेटिंग है, यूरेनियम डेटिंग के द्वारा ही जो पृथ्वी की आयु है, एज ऑफ द अर्थ है, उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं? जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों यूरेनियम एक रेडियो सक्रिय पदार्थ है। और दोस्तों साथ में आपको यह भी जानना चाहिए कि यूरेनियम डेटिंग से किसका आकलन होता है? पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो ए होगा दोस्तों वह क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है कि वह प्रणाली क्या कहलाती है जो प्रागैतिहासिक पदार्थों का काल निर्धारित करने के लिए विघटनाधिकता का प्रयोग करती है। तो भैया आपके सामने ऑप्शन है, बता दीजिए कि वह कौन सा ऐसा प्रयोग है जिसके द्वारा प्रागैतिहासिक पदार्थों के काल का निर्धारण किया जाता है। तो सभी लोग जानते होंगे, नो डाउट आप लोगों ने कार्बन डेटिंग का नाम सुना होगा। ऑप्शन हालांकि दिया हुआ है, रेडियम काल निर्धारण, यूरेनियम काल निर्धारण, कार्बन काल निर्धारण और ड्यूटेरियम काल निर्धारण, लेकिन आप सभी ने जान रहे होंगे, इसमें बताने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है कि प्री हिस्टोरिकल पीरियड के जो भी रिमेन्स हमको मिलते हैं उनके डेटिंग का जो सबसे अच्छा तरीका होता है वह क्या होता है, वह होता है आपका कार्बन डेटिंग, कार्बन काल निर्धारण। इसलिए दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है कि एक रेडियोधर्मी पदार्थ की आधी आयु 4 महीने है, तो इस पदार्थ के 3/4 भाग का क्षय होने में कितना समय लगेगा। दिस इज अ गुड क्वेश्चन, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। क्या है भाई प्रश्न कि कोई एक रेडियोधर्मी पदार्थ जिसकी आधी आयु अर्थात अर्ध आयु 4 महीने दे दी गई है आपको। अब आपको बताना है कि इसका 3/4 भाग कि क्षय होने में, समाप्त होने में कितना समय लगेगा, जबकि आधा भाग अर्थात 1/2 क्षय होने में आपको 4 महीना लगा है, तो 3/4 आपको बताना है। तो ऑप्शन आपका पहला है 3 महीना, ऑप्शन नंबर 2 है 4 महीना, ऑप्शन नंबर सी है 8 महीना और ऑप्शन नंबर डी है 12 महीना। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी अर्थात 8 महीने, अर्थात जो 3/4 भाग है इसको क्षय होने में कितना समय लगेगा, 8 महीने का समय लगेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है कि रेडियोधर्मी पदार्थ का आधा जीवन काल 70 दिन है और उसी पदार्थ का 1 ग्राम कितने दिन बाद 0.25 ग्राम रह जाता है। मतलब कि किसी एक, मान लीजिए 1 ग्राम है, 1 ग्राम की आयु का जीवन काल कितना दिन है, सॉरी अर्धकाल जो है 1/2 पीरियड कितना है, 70 दिन का है। तो उसी का 0.25 ग्राम, यहाँ पर 1 ग्राम की बात की जा रही है, यहाँ पे 0.25 ग्राम का पूछ रहा है कि उसका जीवन काल कितना होगा। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन है 140 दिन, 70 दिन, 90 दिन या फिर इनमें से कोई नहीं दोस्तों, और इसका सही उत्तर हो जाएगा 0.25 जो ग्राम का दोस्तों काल है, समय है, यह कितना दिन होगा दोस्तों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 140 दिन। कितना दिन भैया, 140 दिन। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मेरे दोस्त। अगला प्रश्न आपके सामने है कि यदि किसी रेडियोधर्मी पदार्थ की मात्रा को दुगना कर दिया जाए तो रेडियोधर्मी क्षरण की दर क्या होगी। मतलब मान लीजिए कोई एक सिंपल सा पदार्थ है, उसका क्षय हो रहा है, लेकिन उसी रेडियोधर्मी पदार्थ की मात्रा को दोगुना कर दिया जाए, डबल कर दिया जाए, तो उसके जो रेडियोधर्मी क्षरण की दर होगी, अर्थात जो उसको क्षय हो रहा है, धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, उसकी दर क्या हो जाएगी, घटेगी, बढ़ेगी, अपरिवर्तित रहेगी, क्या होगी। तो आपके सामने भैया ऑप्शन है कि पहला अपरिवर्तित रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, चौगुनी रहेगी मतलब 4th टाइम डबल हो जाएगा, दोगुनी रहेगी अर्थात डबल हो जाएगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भैया चाहे आप उसके दोगुना करो चाहे कुछ करो, वह जो रेडियोधर्मी पदार्थ है उसके क्षय की मात्रा क्या होगी, अपरिवर्तित रहेगी। ठीक है, अर्थात कांस्टेंट रहेगी। जैसे वो पहले से क्षरित हो रही थी, उसमें जैसे पहले से क्षरण हो रहा था, वो अब भी उसी प्रकार से क्षरण होगा। ठीक है, इसलिए दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर जो ए है अपरिवर्तित, वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है कि विघट नाभिक वस्तुओं को किससे बने पात्र में रखना चाहिए। तो दोस्तों ये जो विघट नाभिक वस्तुएं होती हैं इनको किस पात्र में रखना चाहिए। तो आपके सामने ऑप्शन है पीबी अर्थात सीसा, या फिर इस्पात, या फिर Fe अर्थात लोहा, या फिर Ai। यहाँ पे Al होना चाहिए, एल्युमिनियम होना चाहिए, किस में रखना चाहिए। तो ध्यान दोस्तों, शीशे से बने पात्र में पीबी को हम लोग किस नाम से भी जानते हैं, लेड के नाम से भी जानते हैं। तो चाहे लेड कह लीजिए चाहे शीशा कह लीजिए, तो विघट नाभिक वस्तुओं को शीशे से बने अर्थात लेड से बने पात्र में रखना चाहिए। इसलिए ऑप्शन नंबर जो ए होगा इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों, प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा इन चारों ऑप्शन में से रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। ऑप्शन क्या है भाई, ऑप्शन है आपका एस्टेटीन, जार्कोनियम, ट्राइट्रियम, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये जो जार्कोनियम है ऑप्शन नंबर बी का, यह कोई रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है, बल्कि जो एस्टेटीन है, ट्राइट्रियम है, यह क्या है दोस्तों, यह आपके रेडियो एक्टिव तत्व के रूप में जाने जाते हैं। जैसे आपने यूरेनियम वगैरह पढ़ा है, यहाँ पर आपने जार्कोनियम को छोड़कर बाकी अन्य देखा, यह सभी क्या हैं दोस्तों, यह सभी आपके रेडियो एक्टिव तत्व के रूप में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों कि नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉनों का अवशोषण करने हेतु निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। आप लोग जानते हैं, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा ये कॉन्सेप्ट, खासकर जब परमाणु बम के बारे में आप लोगों को पढ़ाया जाता होगा, एटम बम के बारे में, तब आप लोगों को पढ़ाया गया होगा। यदि आप लोगों ने बेसिक क्लास किया होगा तो उसमें इसकी जानकारी दी गई होगी कि जब नाभिकीय विखंडन होता है तो उस दौरान की जो श्रृंखला अभिक्रिया होती है, यदि वो अनवरत चलती रही तो उससे ज्यादा दिक्कत हो जाएगा। तो उसी श्रृंखला को रोकने के लिए और न्यूट्रॉनों को अवशोषण करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, तो आपके सामने ऑप्शन है बोरान, भारी पानी मतलब न्यूरेनियम, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रहे, जब भी ऐसी कोई क्रिया हो जहां नाभिकीय विखंडन के दौरान जो श्रृंखला शुरू हो गई है उस अभिक्रिया को रोकना हो तो उस पदार्थ में बोरान का उपयोग किया जाता है। इसीलिए जब एटम बम का निर्माण किया जाता है तो उसमें बोरान की छड़ों का उपयोग किया जाता है। जब वह एटम बम फटेगा तो यह बोरान की छड़ें क्या करेंगी कि उनसे उत्पन्न जो श्रृंखला होगी, जो चेन रिएक्शन होगा, वह उसको क्या करेगा, उसमें जो न्यूट्रॉन होगा उनको अवशोषित करेगा, जिससे कि ज्यादा हानि न हो पाए। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो ए होता है सही होता है। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि भाई बोरान के छड़ों का उपयोग किसमें किया जाता है, एटम बम में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं भैया अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका क्या है कि निम्न में से कौन सा तत्व रेडियो सक्रियता नहीं दर्शाता है। आपको बताना है ये ऑप्शनों में से कि कौन सा ऐसा तत्व है जो रेडियो सक्रियता को नहीं दर्शाता है। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन क्या क्या है, आपके सामने दोस्तों ऑप्शन जो है यूरेनियम, थोरियम, एल्यूमिनियम या फिर पोलोनियम। तो आप सभी लोग जानते हैं सिंपल सा उत्तर हो जाएगा एल्यूमिनियम, जिसका एटॉमिक नंबर 13 है और सिंबल है दोस्तों Al। ये जो एल्यूमिनियम है यह एक रेडियो सक्रिय तत्व नहीं है, जबकि बाकी जो यूरेनियम हुआ, थोरियम हुआ, पोलोनियम हुआ, यह आपके रेडियो सक्रिय तत्व हैं। वहीं पर बात देखिए थोरियम की हो रही है। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा थोरियम किस देश में होता है, हमारे भारत देश में, और भारत में सबसे ज्यादा कहां पे, केरल में। इस चीज को आपको ध्यान में रखना होगा, इंपॉर्टेंट है। और आज के अंतिम प्रश्न की बात करें इस सेशन की, तो दोस्तों किस रेडियो सक्रिय तत्व का नाम उसके खोजकर्ता के नाम पर रखा गया। तो कौन सा ऐसा रेडियो सक्रिय तत्व है जिसका नाम उसके खोजकर्ता के नाम पर रखा गया है दोस्तों। तो आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन क्या क्या है दोस्तों, तो
रेडियम का नाम रखा गया, कि पोलोनियम का नाम रखा गया, कि यूरेनियम का नाम रखा गया, कि पैलेडियम का नाम रखा गया। तो दोस्तों ये जो पोलोनियम है, पोलोनियम के खोजकर्ता पोलोनियम थे और उन्हीं के नाम पर यह जो पोलोनियम रेडियो एक्टिव तत्व है उसकी खोज की गई, उसका नाम रखा गया। इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर जो बी होगा इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोगों ने इस प्रकार से 30 प्रमुख प्रश्नों की चर्चा की है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। दोस्तों यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार के वीडियोस के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए विदा लूंगा। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।